ओके, कंटिन्यू विद द कंस्ट्रक्टर। लेट मी स्विच टू द टर्बो सी एनवायरनमेंट। जो लास्ट प्रोग्राम फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था वो एम्प्लॉय वाला। नॉर्मली कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है वो समझने के लिए ये प्रोग्राम बनाया था हमने, और सिंपल ऐसा लिख दिया कि कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ताकि जब भी हम प्रोग्राम रन करें तो हमको देखने को मिले कि कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। ये सिंपल प्रोग्राम है एम्प्लॉय का। कैरेक्टर नेम, एज, सैलरी, फिर एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, फिर गेट डेटा, पुट डेटा, कंस्ट्रक्टर की डिटेल्स, फंक्शंस की डिटेल्स, और फिर मेन प्रोग्राम। लेट मी सिंपली रन दिस। तो एंटर नेम, लेट मी से एबीसी, एज 2, सैलरी 3। तो जो डेटा हमने एंटर किया वो डेटा हमको प्रिंट किया हुआ दिख रहा है, मिल रहा है, और कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऐसा दिख रहा है। अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे हम, और फिर वापस से इसको रन करके देखेंगे। तो चेंजेस हम नोटपैड के अंदर आके करते हैं। So that I can add the latecomers. Yes, here it is. This is the program, friends. अभी कंस्ट्रक्टर जो है वो सबसे पहले कॉल होता है। वो आउटपुट जब प्रिंट हुआ तो हमने देखा कि सबसे पहले ये चीज जो है, ये स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है वो प्रिंट हो गया। सो हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में। हम कोई बहुत बड़ी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसके अंदर अगर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये गेट डेटा फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है, एंटर नेम, एंटर एज, एंटर सैलरी। लेकिन कोई ऐसा एम्प्लॉय के जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है ही, उसको जीओआई नहीं देना है, वो कोई फूफा का लड़का है, कोई भी रिलेटिव है जिसका मुझे सिर्फ एंट्री कर देनी है, तो मुझे ये पूरा गेट डेटा फंक्शन कॉल नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये गेट डेटा फंक्शन भले ही ऐसे पड़ा है, इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। मैं एक कंस्ट्रक्टर ऐसा बना सकता हूं जिसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूं। मींस while creating an object I can pass information। यहाँ पर ब्रैकेट में मैं बोल सकता हूँ कि जो भी नया एम्प्लॉय आ रहा है उसका नाम है राम, उसकी एज है 21, और उसकी सैलरी हमको रखनी है 5600 रुपीज। तो ये क्या हो गया, ये एक एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट ईएमपी हमने क्रिएट किया विथ अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। तो कंस्ट्रक्टर ऐसा भी बना सकते हैं हम दोस्तों। ये कंस्ट्रक्टर कैसा है, एकदम नॉर्मल, जिसके अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन यस, वी कैन स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट। से फॉर एग्जांपल कैरेक्टर पॉइंटर से एन। क्यों? क्योंकि एन मतलब नेम, कैरेक्टर का एरे हम पास करेंगे, तो कैरेक्टर पॉइंटर एन। दूसरी चीज हम पास करने वाले हैं इंटीजर एज, और तीसरी चीज इंटीजर सैलरी। तो ये तीन चीजें हम पास कर रहे हैं दोस्तों इन कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ। मतलब जब भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी टाइम पे हम अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन के साथ वो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। मतलब ईएमपी के लिए मुझे गेट डेटा फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी डिटेल्स है पहले से मेरे पास। ओके, नाउ चलो, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और राम 21 और 5600 ये डेटा पूरा आएगा, यहाँ पर कॉपी होगा एन, ए और एस के अंदर। तो अभी कंस्ट्रक्टर कॉल के अलावा हमको क्या करना है, वी नीड टू पॉपुलेट वो जो ऑब्जेक्ट हम बना, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उसके डेटा मेंबर्स को हमें इनिशियलाइज करना है विद द गिवन वैल्यूज। तो नेम इज अ स्ट्रिंग, तो उसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, string.h। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ strcpy। ये चीज आप सेमेस्टर 1-2 में पढ़े हुए हो। नेम करके जो कैरेक्टर एरे है हमारे पास, उसके अंदर जो भी यहाँ पर n कैरेक्टर एरे में आया है वो कॉपी हो जाए। फिर एज इज इक्वल टू ए वाला वेरिएबल, एंड देन sal इज इक्वल टू s वाला वेरिएबल। ओके, इतना बना के मैंने सेव कर दिया। नाउ लेट मी रन दिस। तो इसको टर्बो सी एनवायरनमेंट में जाके रन करके हम चेक करते हैं। फ्रेंड्स, हमने क्या किया, वापस से मैं बोल रहा हूँ कि हमने पहले नॉर्मल कंस्ट्रक्टर सीखा था जो अपने आप ही कॉल होता है।
ये भी कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल होगा। सी, हम जैसे ही एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, emp डॉट करके, हम वो कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर रहे, ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, मतलब अपने आप से फंक्शन, वो कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया। गेट डेटा फंक्शन को हमने कमेंट में डाल दिया हुआ है और पुट डेटा को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, मतलब ये ईएमपी फंक्शन, ईएमपी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा है वो प्रिंट होना चाहिए। सो लेट अस गो टू द टर्बो सी। लेट मी लोड दिस प्रोग्राम अगेन, तो क्या हमको अपडेटेड वर्जन मिले। ओके, हियर इट इज। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए, कुछ पैरामीटर्स हमने पास किए, और जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं लाइक एम्प्लॉई ईएमपी, तो उसके अंदर अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट भी पास कर रहे हैं। एक बार F9 की प्रेस करके चेक करते कोई एरर तो नहीं है ना इसके अंदर। ओह, देयर आर 2 एरर्स। फ्रेंड्स देखो एरर क्या है, ये बोल रहे हैं कि आपने एम्प्लॉई कंस्ट्रक्टर बनाया है, लेकिन जो क्लास के अंदर डिफाइन किया है ना, उसके अंदर तो एम्प्लॉई बिल्कुल सिंपल है, उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप दे नहीं रहे हो। तो ये जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर लिखा और ये जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो चलो हम यहाँ पर अप्रोप्रिएट चेंजेस कर देते हैं। इसको हमको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर एक कैरेक्टर एरे रहेगा, फिर 2 इंटीजर वैल्यूज रहेगी। अभी लेट मी प्रेस F9 की। सी, देयर इज नो एरर। लेट मी रन दिस प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, हमने गेट डेटा फंक्शन को ओमिट किया हुआ, गेट डेटा फंक्शन नहीं है, सीधा कंस्ट्रक्टर जो वो कॉल हुआ, उसके अंदर अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट जो हमने पास की थी वो पास हुई, अप्रोप्रिएट जगह पे वो स्टोर हो गई, और सीधा पुट डेटा फंक्शन के जरिए हमने उसको पुट करवाया। चलो वापस से नोटपैड में आके इसको समझते हैं और थोड़ा पेंट के अंदर पेंटिंग भी करेंगे। सी फ्रेंड्स, ये बहुत ही इनिशियल एक इमेज है जो हमने बनाई थी और डिस्कस की थी। एम्प्लॉई क्लास का emp1, emp2, emp3 n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, और n नंबर ऑफ नेम एज सैलरी, ऐसा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट डेटा मेंबर्स जो है वो बनते रहेंगे, लेकिन मेंबर फंक्शंस जो है वो एक ही रहेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट गेट डेटा पुट डेटा को सेपरेटली कॉल कर सकता है। सेम वे फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पर, आई कैन स्पेसिफाई कंस्ट्रक्टर। तो हर एक ऑब्जेक्ट, हालांकि इन अवर एग्जांपल हमने एक ही ऑब्जेक्ट लिया ईएम पे, हर एक ऑब्जेक्ट ये एम्प्लॉय का जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया उसको कॉल कर सकता है। ये अभी ऐसे ही ब्रैकेट में है, लेकिन हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। ये जो है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो ये 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर कोई नहीं है। पहले हमने वही देखा, यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स में कुछ था नहीं। अच्छा, ये पुराना वाला वर्जन यहाँ पर लोड हुआ है, इसको बंद करके वापस से लोड करते हैं। लेट मी गो टू द, अच्छा ये सेव नहीं हुआ है। लेट मी कॉपी, लेट मी डू अप्रोप्रिएट चेंजेस हियर। कैरेक्टर एरे चाहिए और इंटीजर इंटीजर। ओके, अभी दोस्तों और एक काम करते हैं, एक और फंक्शन, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट मी क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट। अभी कैसा होगा कि एक तो मेरा कोई रिलेटिव आ गया जिसको मैंने नौकरी दे दी और एम्प्लॉय की डिटेल्स मेरे पास थी, लेकिन एक और एम्प्लॉय आ रहा है जिसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है, तो मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ से एम्प्लॉय emp1, और emp1 के लिए मुझे गेट डेटा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और फिर emp पुट डेटा, ठीक है चलो वो करते हैं, और फिर emp1 के लिए भी हम पुट डेटा कॉल करेंगे। तो दोस्तों ये उस तरह का है जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स। चलो ये emp1 कर देते हैं और ये emp2, ताकि हमको समझने में आसानी रहे। हमारे पास 2 एम्प्लॉय है,
एक जो है वो पहचान वाला है जिसकी पूरी डिटेल्स है हमारे पास, और दूसरा जो है वो जिसको हम नहीं पहचानते, तो उसके लिए हम गेट डेटा फंक्शन एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय ऐसा जिसकी डिटेल्स है, तो जब उसको क्रिएट कर रहे थे तभी सारी डिटेल्स हमने डाल दी, मतलब उससे पूछ नहीं रहे। लेकिन दूसरा ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी डिटेल्स नहीं है, तो उसके लिए गेट डेटा फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट मी सेव दिस, इसको यहाँ पर सेव करते हैं और टर्बो सी के अंदर जाके वापस से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमको क्या एरर मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस सर। ओके, ये हमारे पास अपडेटेड वर्जन आ गया। देखो हमारे पास दो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 1 पहचान वाला राम की डिटेल्स पहले से ही भर दी, तो उसके लिए गेट डेटा फंक्शन कॉल नहीं किया। एम्प्लॉय 2 उसको हम जानते नहीं है, तो उसके लिए गेट डेटा फंक्शन कॉल किया। नाउ लेट मी सिंपली प्रेस F9। तो ये बोल रहा है कि आपके पास भैया एरर है। एंड व्हाट इज द एरर? देखो एम्प्लॉय ये क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब फ्रेंड्स, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही होता है, और अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो दिक्कत आएगी। और अभी ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, मतलब कंपलसरी मुझे कुछ ना कुछ डेटा पास करना ही पड़ेगा यहाँ पर, अदरवाइज मैं ऐसा कोई एम्प्लॉय बना ही नहीं सकता हूँ जिसकी कुछ डिटेल्स नहीं है मेरे पास। तो अगर ऐसा केस हो गया जो हमने डिस्कस किया कि कोई पहचान वाला है और कोई दूसरा आया, तो उसके लिए तो गेट डेटा फंक्शन कॉल करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमको क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर को बोलना पड़ेगा। कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो उसकी इतनी डिटेल्स होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप नहीं बना सकते हो। तो मुझे कंपाइलर को बोलना पड़ेगा चलो इसको अभी हमने सबसे पहले जो ये सीखा, ये जो है ना दोस्तों, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? अगर मैं ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होने ही वाला है जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है और कुछ भी उसके अंदर बॉडी में टेक्स्ट नहीं है, ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है फ्रेंड्स, और दूसरा जो है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अभी कैसा होगा कि कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ओके, ऐसा भी कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है जो आर्ग्यूमेंट में कुछ पास ना करे, और ऐसा भी कोई एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है जो आर्ग्यूमेंट के अंदर 3 चीजें पास करे। लेट मी प्रेस F9। फिर भी एरर क्यों? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, ठीक है, उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अभी आई डोंट वांट टू राइट एनीथिंग, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे कुछ लिखना नहीं है, तो चलो यहीं पर मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ, ये करले ब्रैकेट्स। नाउ देयर इज नो एरर। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो चलो इसको भी हम नीचे अलग से मस्त डिफाइन करते हैं। जैसे ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड द क्लास में डिफाइन किया, सेम वे नॉन पैरामीटराइज्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको भी क्लास के बाहर हम डिफाइन करते हैं। से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन नेम दैट इज एम्प्लॉय अगेन, और फिर नो आर्ग्यूमेंट्स, और उसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं एंटर करना है। या फिर चलो ऐसा हम बोल देते हैं सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। मतलब हमको मालूम पड़ेगा कि जब भी ये EMP1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो हमने वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, और दूसरे के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। और पहला वाला जो है ना उसको चलो हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। नाउ लेट मी प्रेस F9। तो अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइलर को पता है कि दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं और दोनों के लिए अलग से सेपरेट कंस्ट्रक्टर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले के लिए EMP1 के लिए वो पैरामीटराइज्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और EMP2 के लिए नॉन पैरामीटराइज्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेट मी प्रेस F9 की। सी फ्रेंड्स, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड,
एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वाई? क्योंकि पैरामीटराइज्ड वाला जो है ना, वो ऑब्जेक्ट हमने पहले डिक्लेयर किया, वो पहले बनाया हुआ है, और दूसरा डिफॉल्ट वो बाद में। और ये जो गेट डेटा फंक्शन कॉल हो रहा है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए। तो यहाँ पर चलो मैं डालता हूँ इंफॉर्मेशन से सीधा, एज इज 21, सैलरी इज 3000। देखो EMP1 का डेटा हमको मिल गया, EMP2 का डेटा भी हमको मिल गया। वापस से नोटपैड में आके, ओके नाउ सी दिस फ्रेंड्स, ये एम्प्लॉय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये एम्प्लॉय पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अभी ऐसा है दोस्तों कि कोई एक एम्प्लॉय आ रहा है जिसकी मुझे सिर्फ सैलरी कितनी रखनी है ना वो मुझे मालूम है, और कुछ चीजें मालूम नहीं है। तो मैं एक और कंस्ट्रक्टर ऐसा बना सकता हूँ जिसके अंदर सिर्फ एक ही इंटीजर वैल्यू होगी। इसको भी मैं डिफाइन करता हूं आउटसाइड द क्लास से, एम्प्लॉय स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एम्प्लॉय, और उसके अंदर से इंटीजर s। और इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो इसके अंदर मैं लिखूंगा SAL इज इक्वल टू s। और एक और चीज यहाँ पर सी आउट करके हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्टर 3 इज कॉल्ड। And here let me add one more employee, say EMP3, और जिसकी सैलरी मुझे मालूम है कि उसकी सैलरी लिखनी है 4500 रुपीज, दैट्स ऑल। और फिर EMP3 डॉट पुट डेटा। अभी इसको वापस से टर्बो सी के अंदर जाके हम रन करके देखते हैं। Anyone can identify the error? चलो ये तीसरा जो कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं उसको हम omit कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है और अननेसेसरी हमें टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। लेट मी रिमूव दिस थर्ड कंस्ट्रक्टर। इस ये जो एरर है उसको सॉल्व करके वापस से मैं बना के आपको दिखाऊंगा। इन शॉर्ट आपको ये बताना है कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के तरह हम बना के कॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये जो है इसको बोला जाता है, ये जो कंसेप्ट है उसको बोल सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे हमने लास्ट यूनिट के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग सीखा। फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे कर रहे थे हम, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज करके डिफरेंट कर बना के। तो यहाँ पर भी देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम चेंज कर रहे हैं और फिर अलग अलग कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। वो तीसरा कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं बना, उसका जो भी एरर है वो हम अलग से बाद में सॉल्व करके चेक करेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। लेट मी रिमूव द थर्ड ऑब्जेक्ट नाउ। Okay, now let me get out of this turbo C environment और कुछ
प्रेजेंटेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर लिए, अभी हमको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। यूनिट नंबर 3 कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हमको सीखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमने बनाया था उसको बोला जाता है जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज हो जाएंगे, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं देंगे। दूसरा वाला जिसके अंदर हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास की, तो उसको बोला जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और तीसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो वो है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, तो वो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं। लेट अस गो थ्रू द थियोरी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? Yes, sir. Okay. Friends, constructor is a special type of member function of a class which initialize ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। अभी ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, ऑब्जेक्ट जो भी हम बना रहे हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। तो आपने देखा राम, उसकी एज और उसकी सैलरी हमारे पास पहले से ही थी, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं उसके साथ ही उसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं। तो इसलिए वजह से इसको बोला जाता है इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। In C++, a constructor is automatically called when object is created. तो ये पॉइंट्स अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं, आपको मालूम है, आपने प्रैक्टिकली देखा। It is a special member function of the class because it does not have any return type. Okay, now how constructors are different from a normal function? Normal member function से अलग कैसे है ये constructors? तो सबसे पहले तो इसका नाम, फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर्स has a same name as the class name. तो क्लास का नाम जैसा ही कंस्ट्रक्टर का नाम भी होगा। Then it does not have any return data type. कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली when object is created. फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट बी प्लेस्ड इन अ पब्लिक सेक्शन ऑफ अ क्लास। फ्रेंड्स हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर जो है जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो अपने आप कॉल हो जाएगा, और जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं? आउटसाइड द क्लास। तो आउटसाइड द क्लास वही चीजें एक्सेस हो सकती है जो पब्लिकली अवेलेबल हो। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेटली डिक्लेयर कर दूंगा तो वो कभी कॉल नहीं कर पाएगा मेन में से उसको। तो इसीलिए कंपलसरी हमको क्या करना है, इट मस्ट बी प्लेस्ड इन अ पब्लिक सेक्शन। और लास्ट पॉइंट है, इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई अ कंस्ट्रक्टर, अगर हम नहीं लिखते, जो इससे पहले के प्रोग्राम में हमने वही किया है, हमने कभी कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, तो C++ का कंपाइलर क्या करेगा? C++ कंपाइलर जनरेट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर ऑब्जेक्ट। उसके अंदर क्या होगा? कोई भी पैरामीटर नहीं होगा और उसकी कुछ बॉडी नहीं होगी, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी नहीं होगा, लेकिन एक ऐसे ही बना के तो रखेगा ही। C++ का कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बना के रखेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो C++ अपने आप से खुद से बना के रखता था उसको हमने यूज किया, और उसके अंदर सिंपल कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऐसा लिख के सीखना स्टार्ट किया। फिर हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की ओर आगे बढ़े। लेट मी मूव फर्दर। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, उसमें से ये पहले दो तो हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर इसको जीरो आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है, और दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एंड थर्ड वन वो बाकी है प्रैक्टिकली डिस्कस करना, और थियोरी में भी आज के सेशन में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है वो। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या है? तो हमने देखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, इट हैज नो पैरामीटर। तो वैसा ही कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट या फिर जीरो आर्ग्यूमेंट बोला जाएगा जो जिसके अंदर पैरामीटर के अंदर कुछ भी नहीं है। इवन इफ वी डू नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, मतलब अगर कभी भी हम कुछ कंस्ट्रक्टर बनाता ही नहीं है, द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। वो अपने आप इनर साइड कोड के अंदर जाके देखेंगे तो वो अपने आप से बनाएगा ही बनाएगा एक कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसीलिए जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है। दूसरा है पैरामीटराइज्ड, तो इसके अंदर वेरी इजी, कुछ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर में वेरिएबल्स पास कर दो तो वो बन गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
it is possible to pass arguments to constructors. Typically, these arguments help initialize an object when it is created. तो वही हमने किया, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज किया. To create a parameterized constructor, simply add parameters to it, same like we do in any another function. कोई भी फंक्शन में करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी फंक्शंस में ये पैरामीटर्स ऐड करने. सिंपल. When we define the constructor's body, we use those parameters to initialize the object. ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए वो जो पैरामीटर पास किए उसको हम यूज कर सकते हैं. तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. फिर है yes few more content about parameterized constructor. When an object is declared in a parameterized constructor, the initial value have to be passed as an argument to the constructor function. तो वो हमने देखा, अगर मुझे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना था, वो एम्प्लॉय जान पहचान वाला था, उसका नाम, एज, सैलरी सब मुझे मालूम था, तो हमने क्या किया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ब्रैकेट के अंदर वो सारी चीजें हमने पास की. तो जब भी हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो ब्रैकेट में ये सारी चीजें हमको देनी पड़ती है. एंड सी द सेकंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द नॉर्मल वे ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन मे नॉट वर्क. मतलब एम्प्लॉय 1 राम, उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास थी, लेकिन एम्प्लॉय 2 की नहीं थी, तो एम्प्लॉय 2 हमने ऐसे ही डिक्लेयर किया एम्प्लॉय EMP2 ऑब्जेक्ट, तो तुरंत ही उसने हमको एरर दे दी. क्यों? क्योंकि कंपाइलर फिर जाएगा कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए और उसको उसके पास एक ही डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टर की. तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, द कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली. ये पॉइंट प्रैक्टिकली हम डिस्कस करके देखेंगे अलग से, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली क्या होता है. use of a parameterized constructor, it is used to initialize the various data elements of different objects with different values when they are created. तो वो राम वाला एग्जांपल ही है यहाँ पर. it is used to overload constructor. कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने के लिए भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज होता है. तो वो भी हमने देखा, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर, सेम नाम लेकिन एक से ज्यादा काम, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, a concept of polymorphism. फिर है कॉपी कंस्ट्रक्टर, लेकिन इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं. ओके, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को अगर यूज करते हैं तो हमें वापस से डिफॉल्ट के लिए एक अलग से कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, तभी हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो डिक्लेयर कर पाएंगे. अदरवाइज कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए पैरामीटर पास करने ही पड़ेंगे, अगर हमने सादा जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो नहीं बनाया हुआ है तो. दिस इज इट फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स. ये आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच.